नमस्कार। नमो न्यूज के सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। नमो नारायण। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि हम पुरोला विधानसभा में चरम पर पहुंच चुके भ्रष्टाचार पर नित्य बातें करते आए हैं। भले हमारी बात करने से इसका कहीं प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़े, फिर भी बात करने में कोई हर्जा नहीं है। तो ये बात करते हैं। हमने पहले भी कहा कि अब पुरोला विधानसभा में के दंपति की एंट्री हो चुकी है। भले एंट्री वन विभाग में हुई है, गोविंद नेशनल पार्क के उप निदेशक के रूप में, और टोन्स वन प्रभाग पुरोला के डीएफओ के रूप में, व अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट के डीएफओ के रूप में इनकी एंट्री हुई है। पर इसका असर व्यापक हो रहा है। जैसे कि हमने कहा था कि उस दिन से आरा मशीनें चलनी बंद सी हो गई है। आरा मशीनों पे जो चिरान चलता था वो बिल्कुल नगण्य सा हो गया। तो एक साइड इफेक्ट या इफेक्ट जो भी बोलो आपकी, मतलब इसका प्रभाव पड़ चुका है। दूसरी बात, हमने जो अक्सर बात होती है मैदानी क्षेत्रों में खनन माफिया और पहाड़ी क्षेत्रों में वन माफिया, इन पे लगाम सी लग गई है। मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष लगभग हजारों की तादाद में ट्रक यहां से एक लाइसेंस बनता है गुल्ली का। आपको बता दूं कि गुल्ली क्या है। गुल्ली वो चीज है कि जो सड़े गले पेड़ होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, जिनका इमारती लकड़ी के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, उनके अंदर एक ठोस लकड़ी होती है जो कि अन्य पर्पज के लिए यूज की जाती है। तो उसका एक लाइसेंस बनता है कि उन सड़े गले पेड़ों को उठाए और उनको बेचे मार्केट में जाके। तो इसके नाम पे इतना अवैध पातन हुआ कि खड़े पेड़ गिराए गए और हजारों की तादाद में ट्रक भर के गई लकड़ी से। अब उस लकड़ी को इस रूप में बनाया गया कि वो इमारती लकड़ी ना दिखे, मतलब उसकी छोटी छोटी गेलियां बनाई गई ताकि वो ये लगे कि ये सड़े गले पेड़ों से, और उनको छीला गया बाहर से ताकि ये लगे कि भाई हमने सड़े गले पेड़ थे उनको छील करके हमने ये सॉलिड लकड़ी लगाई। हालांकि पूरा वन, ये लगा लो कि ऊपर के अधिकारियों की सहमति के बगैर ये कार्य नहीं हुआ होगा, तो भी इसका जो मार्केट वैल्यू है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस गुल्ले ने कितनी तबाही मचाई। कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास गुल्ली का दोहन किया गया, उन क्षेत्रों में अगर कोई मर जाए, डेथ हो जाए, तो उसको जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। कि पहले तो भारी तादाद में सड़े गले जो भी गिरे पड़े पेड़ होते थे उनसे लोग लकड़ी बना लेते थे, लेकिन जो ये माफियाओं ने जो ये परपंच रचा गुल्ली के रूप में, उसने पूरा जंगल तबाह कर दिया। खैर, अगर के दंपति होते तब तो शायद ऐसी तबाही नहीं मचती। और अब सवाल ये उठता है, पहले मैं बता दूं कि इसके अर्थव्यवस्था के, अगर हम इसके खिलाफ उस समय कुछ लिखते तो इसका प्रभाव क्या होता है। कि एक छोटा सा गांव है, लगभग 25-30 परिवार रहते हैं। तो वहां के बारे में सुनते हैं कि इस गुल्ली के जो ठेकेदारों के अंदर जो मजदूरी की उस गांव के लोगों ने, तो उनकी मजदूरी 50 लाख बनी। जो लेबर वर्क किया गया इस गुल्ली को इकट्ठे करने में, तो उस गांव के जो 25-30 परिवार है उनकी कुल जो लेबर बनी वो लगभग 50 लाख बनी। तो अगर उस समय हम इस गुल्ली का विरोध करते तो गुल्ली माफिया हमें इस लायक भी नहीं छोड़ते कि 1 वर्ष बाद में गुल्ली के बारे में बात कर सकता। क्योंकि मेरे साथ ये पहले भी हो चुका है कि एक बार कुछ लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर मेरे को ड्रग्स के तस्करी के रूप में फंसाने की भी कोशिश की थी। वो तो एक भला हो, मेरा एक साथी पत्रकार जिसने मेरे को समय पे चेताया कि जहाँ पे पुलिस आपको बुला रही है उस जगह जाना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उस स्थान पे पुलिस अक्सर उन लोगों को गिरफ्तार दिखाती है जो देहरादून से इसमें, जो कि एक तबाही का कारण बन रहा हमारे इस क्षेत्र में,
उसके तस्करों को वहाँ पे पकड़ना दिखाती है पुलिस, और चोरों को भी वहीं पे दिखाती है अक्सर। ये पुरोला में एक स्थान है लीसा डिपो, ये नौगांव पुरोला मोटर मार्ग पे है, और यहाँ पे अक्सर पुलिस चेकिंग भी करती है। तो वो अक्सर उस पत्रकार ने मेरे को चेता दिया, और मैं उस लीसा डिपो पे मिलने न जाके उनसे पेट्रोल पंप पे खड़ा हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि पेट्रोल पंप पे कैमरे लगे हुए हैं, अगर कोई ऐसी हरकतें होती मेरे साथ तो खैर एक दल बल आया पुलिस का, और शायद इसके लिए वो भी तैयार नहीं थे, तो एकदम मेरा हाथ पकड़ा, और फिर उन्हें लगा कि अरे गलत जगह पकड़ लिया हमने इसको। तो फिर पूछने लगे कि तुम्हारे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई है? तो मैंने बोला कोई बात नहीं, संपत्ति आई है तो वो तो इनकम टैक्स विभाग या आजकल तो ईडी का जमाना है, ईडी देख लेगी। खैर वो बातें की उन्होंने मेरे से, और फिर वो चलते बने। तो ऐसा होता है, क्योंकि उस समय मैंने कुछ दलित जो बालिकाएं थी उनका मुद्दा उठाया था, और उन पे जो अत्याचार हुआ था मेरे अनुसार, हालांकि पुलिस के अनुसार अत्याचार नहीं हुआ था, तो उससे पुलिस बैकफुट पे आ गई थी। और कुछ पत्रकार बंधु भी जो मेरे निकटतम रिश्तेदार थे वो भी बैकफुट पे आ गए थे, क्योंकि अब इस बारे में बात ज़्यादा नहीं करूंगा मैं खैर के दंपति पे आता हूँ। और जो के दंपति हैं कि एक तो मैंने ये बात की कि भाई ये जो पेड़ हमारे तमाम जो तबाह हो गए, जंगल, यहाँ तक कि देवदार के जो जंगल तबाह हुए, शायद ये तब ना होते। लेकिन कोई कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से मांग उठने लग गई है कि जब से के दंपति आए हैं इस विधानसभा में, हमारे सड़कों का निर्माण रुक सा गया है। क्योंकि रुकना है, क्योंकि के दंपति की मैं 100% गलती नहीं मानूंगा अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि उनकी वजह से रुक रहा है। तो इसकी जो गलती है, ये जो हमारे सांसद जाते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, जिनको को जमीनी सच्चाई का पता नहीं होता है, या हाथ उठा के किसी भी विधेयक के लिए लोकसभा में ये मतदान करते हैं, तो ये उनकी गलती है। क्यों? क्योंकि जो नीति निर्माता है वो अक्सर विदेशी कॉलेजों से पढ़ के आए थे, और उन्होंने बनाया वन अधिनियम। शायद उन्होंने अमेजन रेन फॉरेस्ट देखा होगा, वहां के हिसाब से उन्होंने वन अधिनियम बना दिया। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उत्तराखंड में जंगल के अंदर गांव है, गांव के अंदर जंगल है, जंगल के अंदर ये शहर है, और शहर के अंदर जंगल है, यानी सब कुछ मिक्स है। जहाँ 70% फॉरेस्ट है वहां पर ये वन अधिनियम लगेगा तो ये तो अत्याचारी ही करेगा। तो खैर जो के दंपति वो वन अधिनियम का हवाला देके ही अपने कार्य कर रहे हैं। या तो वन अधिनियम बदला जाए, या के दंपति को फिर ये कहा जाए कि जी आप कार्य न करें। अगर वो कार्य करेंगे, अगर ये बतौर डीएफओ या उप निदेशक अगर वो कार्य कर रहे हैं तो नियमों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो वो कुछ गलत नहीं है। गलत तो हमारे नीति निर्माता है। तो मैं निवेदन करूंगा नीति निर्माताओं से, या तो कानून को उत्तराखंड के अनुरूप बनाए, या के दंपति को, जैसे आपने आज तक के दंपति को मतलब साल में 4-4 ट्रांसफर किए, वैसे यहाँ से भी ट्रांसफर कर दो। या उनको एक ईमानदार अधिकारी हैं तो ऐसे पद पे बैठाया जाए, ऐसे जगह प्रमोट किया जाए, बल्कि केंद्र में ले जाया जाए, जैसे मोदी जी ने ले जा रखे हैं, जो ईमानदार अधिकारी वहां ले जा रखे हैं। तो मैं ये अनुरोध करूंगा, अगर डायरेक्ट प्रधानमंत्री मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि के दंपति को आप केंद्र में ले जाइए। ऐसे ईमानदार अधिकारियों की वहां आवश्यकता है, या जमीन पे नहीं। जमीन पे इसलिए नहीं है क्योंकि भाई वो बिल्कुल वो जो कानून बना रखा आपने संसद के माध्यम से, उसका अनुपालन कर रहे हैं। अनुपालन में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, वो अपनी ईमानदारी दिखा रहे हैं। लेकिन ईमानदारी के चक्कर में जनता पीस रही है, क्योंकि जो पिछले 70-80 सालों से इंतजार कर रही है जो जनता सड़क के, अगर उसकी सड़क रुक रही है या उसमें वन अधिनियम के पेंच आ रहे हैं जगह जगह पे, तो उसको तो दिक्कत होनी ही है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी है, या तो मैं ये नहीं कहूँगा कि के दंपति जो शपथ ली उन्होंने ईमानदारी की और भारत के संविधान के अनुपालन की, उसको छोड़े, वो तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन मैं जो हमारे ऊपर के जो नेता है, राजनेता है, उनसे यही अनुरोध करूँगा
कि ऐसे अधिकारियों को प्रमोट करके प्रमोशन दिया जाए और अच्छे पदों पे बैठाया जाए, इससे ऊपर के पदों पे बैठाया जाए, ताकि पूरे देश में नियम कानून ईमानदारी से लगे। और जो पार्लियामेंट है हमारी, उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि जो कानून बनाते हैं वो स्थानीय जो हित है उनको भी जांच परख ली जाए कि इस कानून का साइड इफेक्ट किस पे पड़ रहा, किस पे नहीं पड़ रहा। तो आज के एपिसोड को मैं इतने में ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमो नारायण।